Hello everyone. So in this video I am gonna teach you chapter first physics, some important questions of chapter first physics of class 12th. Okay, so this is your first question और in this question it is saying कि two identical charges, हमारे पास दो identical charge हैं। तो चलिए ठीक है, बना लेते हैं दो identical charge। तो एक चार्ज मान लेते हैं पॉइंट A पर रखा हुआ है और एक चार्ज मान लेते हैं हम लोग पॉइंट B पर रखा हुआ है। ठीक, और दोनों आइडेंटिकल चार्ज है तो इसको भी हमने Q मान लिया और इसको भी हमने Q मान लिया। फिर कह रहे हैं आर केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आर। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आर है। आप कह रहे हैं कि a third charge is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक थर्ड चार्ज लाना है और वो थर्ड चार्ज लाकर इन दोनों चार्जेस के बीच पर कहीं, इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर भी रखने वाले हैं। तो ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में हम यहाँ पर इस चार्ज को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो सी पॉइंट पर हमने रख दिया क्यू चार्ज। ओके, अब कह रहे हैं कि ये जो तीनों चार्जेस हैं ये कुछ इस तरह से हैं, कुछ इतनी दूरी पर हैं या कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, प्लेस्ड हैं कि ये तीनों किस किस केस में है, किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी बैलेंस्ड स्टेट में है। किस स्टेट में है, बैलेंस्ड स्टेट में है, यानी तीनों चार्जेस क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, अपनी अपनी जगह पर है और बैलेंस्ड है। ठीक, कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू। तो अब ये जो तो बड़े बड़े चार्जेस हैं, या कह सकते हो कि दो आइडेंटिकल चार्जेस के बीच में हमने एक थर्ड चार्ज लाया है, उस थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, साइन क्या होगा, यानी कि नेचर क्या होगा, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए या अपोजिट नेचर का होना चाहिए। प्लस इट इज आल्सो सेइंग कि हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द चार्ज, यानी कि ये जो चार्ज क्यू है इसको हम लोग एग्जैक्टली रखें कहाँ। और मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि तीनों जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो बताओ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज एंड विद साइन एंड द पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले आप क्वेश्चन देखकर ही जान गए होंगे कि ये जो केस है, ये जो केस है, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो केस है ये इक्विलिब्रियम का केस है। यानी कि क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स ए और सी के बीच में लग रहा होगा उतना ही फोर्स बी और सी के बीच में भी लग रहा होगा, तभी तो सारे जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स बिटवीन ए एंड सी will equal to force is equal to force between B and C। ओके, तो A और C के बीच में फोर्स चलो फाइंड करते हैं। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है K और Q अपॉन क्या हो जाएगा। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए, तो अगर A और C के बीच की डिस्टेंस डिस्कस करें तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं x, और अगर B से C मानना है तो भैया पूरा R है, इतना x है, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर हो जाएगी। अब बी और सी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको फाइंड कर लेते हैं, तो के क्यू और क्यू यहाँ पे भी हो गया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब भैया न्यूमरेटर तो कट गया और आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने इसको माना है एक्स का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है ना, तो अब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस एक्स का स्क्वायर। और भैया जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करेंगे तो मिलेगा आपको x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स। और जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू, यू कैन से x की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन 2। और व्हाट वाज x हियर, x क्या था, x था द डिस्टेंस बिटवीन a एंड c। तो यहाँ से हमें ये पता चला, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ, किसका पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू। यानी कि जो छोटा मतलब जो ये थर्ड चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इसको हम लोग r/2 डिस्टेंस पर रखने वाले हैं। सो व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिला, हमें मिला द पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू। नाउ अब भैया देखो, अब अगर हम लोग नेचर की बात करें, अगर हम लोग नेचर की बात करें, इस ये जो क्यू चार्ज है, अगर इसके नेचर की बात करें तो नेचर में हम लोग क्या लिखें भैया, नेचर में हमें क्या समझ में आ रहा है भाई, नेचर क्या होना चाहिए, थर्ड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर तुम दिमाग लगा पा रहे हो तो तुम ये जानोगे कि ए
और B, यहाँ पर जो चार्जेस रखे हैं ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब ये हुआ कि ये लोग सेम लाइक चार्जेस हैं, और अगर A और B पर रखा हुआ चार्ज लाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि जो A वाला है, जो A चार्ज है और जो B चार्ज है, ये दोनों लाइक चार्ज है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ फिर से बना देते हैं। A और B चार्ज जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो B वाला इसको इधर रिपेल करेगा और A वाला इसको इधर रिपेल करेगा। तो अगर ये दोनों रिपेल करेंगे, अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो फिर ये तो भैया बैलेंस स्टेट में रह ही नहीं पाएंगे। तो A वाला B वाला उसको उधर ढकेल दे रहा है और A वाला उसको उधर ढकेलने का काम कर रहा है। तो अब बैलेंस स्टेट में कैसे रहेंगे? तो बैलेंस स्टेट में रखने के लिए हमें बीच में एक ऐसा चार्ज रखना होगा जो दोनों चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, भगा रहे हैं और लड़ाई चल रही है उनके बीच में, वो एक दूसरे को भगाने का काम कर रहे हैं। तो बीच में हम एक ऐसा चार्ज रखते हैं जो दोनों को क्या करे, मिलाने की कोशिश करे या दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। ओके, तो इसका मतलब बीच में हमें एक ऐसा चार्ज रखना होगा जो दोनों को, इनको और इनको क्या करे, अट्रैक्ट करने का काम करे। अब अट्रैक्ट कैसे करेगा? ये वाला चार्ज तभी अट्रैक्ट करेगा जब वो अपोजिट नेचर का होगा इन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। अगर इनके बीच में हम ऐसा चार्ज रख दें जो अपोजिट नेचर का है, इन दोनों से अपोजिट नेचर का है, तो ये चार्ज इन दोनों को क्या करने लगेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तीनों चार्जेस बैलेंस स्टेट में रहेंगे, या यू कैन से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि साइन है, साइन ऑफ चार्ज Q should be opposite to that of charge Q। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया भैया नेचर, अपोजिट साइन होनी चाहिए। अगर A और B के जो चार्जेस हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा अट्रैक्शन के लिए, और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट्स इट। चलो अब हम लोग थर्ड पे पढ़ते हैं। अब हमें क्या पता करना है, हम लोग को पोजीशन पता चल गया, नेचर पता चल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। अब ये बताओ भैया कि ये जो A पे रखा हुआ चार्ज है और जो B पे रखा हुआ चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यानी कि A और B के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में है, रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन A एंड B। A और B आइडेंटिकल हैं, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है। अच्छा, और A और C के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? और तुम्हें पता है कि A और C के जो चार्जेस हैं उनका नेचर जस्ट अपोजिट है, यानी कि ये दोनों अनलाइक चार्ज हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी? तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स। तो यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है किसके बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और A और B के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है। अब फिर से वही बात आती है कि भैया A C B सारे जो है वो किस स्टेट में होने चाहिए, बैलेंस स्टेट में होने चाहिए। तो ये बैलेंस स्टेट में तभी रहेंगे जब A और B के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स और A और C के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल होगी। A और B के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स और A और C के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल होगी, तभी ये बैलेंस स्टेट में रहेंगे। ठीक, तो यहां से हमें ये पता चल गया। ओके, तो भैया A और B के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स और A और C के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, इक्वल है, तभी ये बैलेंस स्टेट में है, नहीं तो भाग जाएंगे इधर उधर। अब ठीक है, अब चलिए हम रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K, और A पर चार्ज कितना है Q, B पर कितना है Q, तो Q और Q हो जाएगा भैया Q स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर। अब A और C के बीच में देख लेते हैं। तो भैया A और C के बीच में K कैपिटल Q स्मॉल q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर। अब K से K कैंसिल हो गया, एक Q से एक कैंसिल हो गया, ऊपर यहाँ बचा Q, अपॉन में क्या है, अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल q, x की वैल्यू हम लोग R/2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया R/2 का होल स्क्वायर।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा q अपॉन का r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा भैया 4q अपॉन में हो जाएगा भैया r का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो विच इम्प्लाइज अगर यहाँ से हम स्मॉल q की वैल्यू निकाले तो आ जाएगी q/4। तो यहाँ से भैया ये हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q। तो जो स्मॉल q है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, q/4, यानी कि जो मैग्नीट्यूड कैपिटल Q का है उसका अगर हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर दें, 1/4 कर दें, तो जो चार्ज आएगा वो किसका हो जाएगा, स्मॉल q का हो जाएगा। तो भैया ये था सारा क्वेश्चन आपका। इसमें हमें फाइंड करना था मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन ऑफ चार्ज। तो पोजीशन ये रहा, साइन जस्ट अपोजिट होगी q चार्ज से, कैपिटल Q चार्ज से, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज q/4। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सपोज करिए कि दो स्फीयर है। चलो भैया सपोज करते हैं दो स्फीयर है, एक स्फीयर A है और एंड द सेकंड स्फीयर इज, थोड़ा छोटा हो गया, एंड द सेकंड स्फीयर इज B। ठीक, अब आइडेंटिकल साइज यानी दोनों के साइज सेम, तो दोनों के साइज सेम है और उसके बाद दोनों पर जो चार्जेस हैं विथ चार्ज 6.5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो भैया अगर हम लोग मान लें इनके पास भी चार्ज Q है और इनके पास भी चार्ज Q है, दोनों के साइज सेम है और दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या है, सेम है। अब चार्ज की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हम लोग यहाँ से Q, हम लोग यहाँ पे बेटा हम लोग यहाँ पे Q से इसको डिनोट करने वाले हैं। अब थर्ड स्फीयर, ठीक है, थर्ड स्फीयर और इनके बीच की डिस्टेंस देखो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है क्योंकि लिखना भूल गए थे, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनके बीच की फोर्स निकाल लेते हैं। तो भैया इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स बिटवीन AB, वो हो जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है भैया, R का स्क्वायर। अब K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, तो इन दोनों के ऊपर चार्ज है 6.5 × 6.5 हो जाएगा। और भैया जो 10 की पावर है वो है -7 और उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा -14। तो यहाँ पे हो गया भैया 10 की पावर -14 और अपॉन, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर और अगर उसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.5 और 0.5 इंटू क्या हो जाएगा भैया, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 इंटू 0.5, या तो इनको अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो भाई, देखो 50/100 करोगे तो 5/10, तो हम 25 और इंटू कर सकते हो 10 की पावर -2। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग और कैसे सॉल्व किया जाए, तो भैया देखो 5×5 = 25 होता है और इसको अगर हम लोग काटें तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और भैया अगर इसको काटें तो कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। अब 1 कितना होता है भैया, ये होता है 1.69 होता है और उसको अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 × 81 हो गया, 9 6 × 54 और 62 हो गया, 9 9 28, यानी कि कुछ ये आ गया 15.21। आई होप 9 81, 9 6 × 54, 62, 6 9 से 15। ठीक है, और भैया यहाँ पे आ गया 15, भैया आ गया यहाँ पे 15.21 इंटू 10 की पावर 9 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 11 और वो हो जाएगा भैया 10 की पावर -3। यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -3 और अगर हम यहाँ पे डेसिमल को और इधर एक्यूरेट करें तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -2 न्यूटन। तो भैया इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स है, वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, सो अब क्या किया जाए। अब यहाँ पे देखो कुछ बोल रहा है बढ़िया, यहाँ पे ये कह रहा है कि अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइड। अब हम थर्ड स्फीयर लेकर आते हैं जो कि सेम साइज का है लेकिन अनचार्ज्ड है।
ठीक है, कैसा है, अनचार्ज है। ठीक है भैया, तो यहाँ देखो बना देते हैं, एक थर्ड स्फीयर लेकर आए जिसका नाम सी रख दिए, और इसके ऊपर जो चार्ज है यानी जो क्यू नेट है वो कितना है, 0 है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, क्या करोगे भैया इसको लाके, तो कह रहे हैं कि एक बार इसको हम लोग ए के साथ टच कराएंगे और उसके बाद एक बार इसको हम लोग उसके बाद बी से टच कराएंगे और उसके बाद फिर रिमूव कर देंगे। चलो कराते हैं। तो ये जो देखो हमारे पास ए चार्ज था, अब इसके साथ हमने किसको टच कराया, इसके साथ हमने टच कराया सी को। तो भैया ए के पास चार्ज था Q और सी के पास चार्ज था 0 इनिशियली अगर देखा जाए तो ए के पास Q चार्ज था, सी के पास 0 चार्ज था। जब इनको टच कराया गया तो क्या होगा, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। हाँ, चार्ज का ट्रांसफर होगा, सेम साइज है, कैपेसिटेंस सेम होगा, तो पोटेंशियल को सेम करने के लिए चार्ज का क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब इक्वल साइज है, आइडेंटिकल साइज है, तो इक्वल अमाउंट में चार्ज डिवाइड होगा। तो जब इन दोनों को तुम अलग करोगे, फाइनली जब इसको अलग किया जाएगा तो यहाँ ये पता चलेगा कि जो चार्ज ए था और जो चार्ज सी था उन पर तो इक्वल अमाउंट में चार्ज आ गया, यानी Q/2 और Q/2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास और चार्ज यू कैन से। तो भैया इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q/2 और Q/2। ठीक है, क्योंकि इनिशियली इनके पास चार्ज कितना था, तो अगर हम लोग देखें तो Q + 0 Q था। अब क्या होगा, अब जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब बात ये आती है कि जो सी चार्ज को तो भाई इनके साथ हो गया, अब ये जो सी स्फीयर है इसको हम लोग टच कराएंगे बी के साथ। तो चलो भैया कराते हैं। तो जब भैया यहाँ पे देखना आप, जब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सी चार्ज है इसको हम लोग अब टच करा रहे हैं बी के साथ। तो बी के पास इनिशियल स्टेज है, इनिशियली बी के पास कितना चार्ज था, बी के पास Q चार्ज था, और सी के पास कितना था, सी के पास था भैया Q/2। तो अब जब ये दोनों अलग होंगे तब क्या होगा, तब भी सेम चीजें होंगी, मतलब जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा। जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा। तो भैया इन दोनों के पास चार्ज कितना था इनिशियली, अगर इनिशियली देखा जाए तो Q/2 और प्लस Q कितना हो जाता है भैया, 3Q/2 हो गया। अब जब इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 3Q/4। तो अब अगर हम लोग फाइनली देखें तो सी के पास चार्ज कितना आ जाएगा, 3Q/4, और बी के पास चार्ज कितना आ जाएगा, 3Q/4। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस यही कह रहा था कि जब ए स्फीयर है उसको जब सी से टच कराए और उसके बाद फिर अलग कर दिए, फिर सी को ले जाके बी के साथ टच करा दिए, उसके बाद दोनों से रिमूव कर दिए, इतना काम किए। तो जब ये सब काम हुआ तो भैया देखो इनके ऊपर चार्ज कितना आ गया। आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। तो भैया देखो यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी के बीच में रिपल्सिव फोर्स ये निकाली थी, लेकिन अब क्या होगी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए और बी, क्योंकि चार्जेस थोड़ा सा कम ज्यादा हो गए हैं। तो अब चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी। सेम फॉर्मूला के होता है भैया, और उसके बाद Q1 की जगह पे देखो, Q1 की जगह पे A का चार्ज, और अब फाइनली A के पास कितना चार्ज है, Q/2। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा Q/2 इंटू B के पास अब कितना चार्ज है, दैट इज 3Q/4। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा R का स्क्वायर। तो यहाँ पे भैया इनके बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे 3/8 आ रहा है। देखिए भैया 3/8 और बाकी K कह सकते हो कि ये दोनों का Q का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर। ठीक है, तो 3K² की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है भाई, ये तो K² ही तो है, यही तो वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो भैया हो जाएगा 3/8 इंटू हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से 8, अब अगर 8 से 1.5 को डिवाइड करें तो भैया यहाँ 0.8 वन जा कितना होता है, 8 वन जा 8 होता है, बचा कितना 7, और 8 8 जा कितना हो गया 64, और उसके बाद बचा कितना भैया 6, 8 7 जा 56 हो गया, और उसके बाद 5 आ गया, और 3 से उसको जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21 2, और 3 8 जा 24 6, और 3 1 जा 3 4 5। तो भैया यहाँ पे आ गया 0.5625 इंटू 10⁻⁻², और डेसिमल को अगर थोड़ा आगे किसका है तो यहाँ पे हो गया 5.6, अप्रॉक्स मान लेते हैं 5.6,
5.6 इंटू यहाँ पे कर देंगे 10 की पावर, अब भैया बताओ बढ़ेगी घटेगी, तो ऑब्वियसली जो पावर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा भैया, माइनस का 3, ठीक। तो 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन। तो जब नई फोर्स आई है एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश ए बी, अब जो नई फोर्स आई है वो कितनी आ गई, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। सो ये क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल सरफेसेस। ओके, फिर ये 2 मेटल सरफेस ले लेते हैं भैया, एक मेटल का स्फेयर है ए और दूसरा जो मेटल का स्फेयर है दैट इज बी। कह रहे हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है भैया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है। डिस्टेंस आर मान लेते हैं इनके बीच का। अब इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है, तो रिपल्सिव यानी कि फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू होता है k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। और भैया कह रहे हैं कि दोनों इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं, तो यहाँ पे q का स्क्वायर भी लिख सकते हो, k q का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ये भैया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। कोई समस्या नहीं, इतना तो समझ गए भैया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक थर्ड आइडेंटिकल चार्ज लेकर आते हैं, आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर लेकर आते हैं सी, और उसको टच कराया जाता है ए से। तो फिर उसी तरह से क्वेश्चन आ गया कि ये भैया एक चार्ज ए है, एक स्फीयर ए है, और इसी के पास लेकर आते हैं, टच कराते हैं चार्ज स्फीयर सी को। इसके पास इनिशियली कितना चार्ज था, तो मान लेते हैं क्यू चार्ज था, इसके पास भी क्यू चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज है, और सी के पास कितना चार्ज था, तो भैया सी के पास कितना था, 0 था, क्योंकि उसने बोला ये अनचार्ज है। तो जब इन दोनों को पास लाते हो, लाने के बाद फिर जब इनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है, तो भैया तुम्हें पता है कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इनके पास Q/2 और इनके पास भी Q/2 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इज टच्ड टू ए देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए और बी। मतलब सी चार्ज को, सी स्फीयर को लेकर आया गया और उसको ए के साथ टच कराया गया, और टच कराने के बाद फिर उस जो सी स्फीयर है, थर्ड स्फीयर है, उसको ए और बी के बीच में रख दिया गया। तो ठीक है भैया। अब भैया नया केस है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो चार्ज ए है और बेटा ये जो चार्ज बी है, इनके बीच में इस सी स्फीयर को यहाँ पे कहीं, इस सी स्फीयर को यहाँ पे कहीं रख दिया गया। ओके, अब बीचों बीच में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने r मानी थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r/2, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। आप कह रहे हैं कि सी पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करो, ठीक। चलो पता करते हैं। तो ये बताओ कि जो सी पर फोर्स लग रही होगी वो कहाँ से लग रही होगी। तो ए जो है वो सी पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक। आइडेंटिकल है तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, और जो बी है वो भी सी पर फोर्स लगा रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं फोर्स बाई ए ऑन सी, फोर्स बाई ए ऑन सी। ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है सी पर वो पता कर लेते हैं, तो दैट इज हो जाएगा के। और इसके पास चार्ज कितना है, तो इसके पास अब चार्ज कितना है, इसके पास अब चार्ज है Q/2, और इसके पास भी चार्ज कितना है, Q/2। तो यहाँ पे हो जाएगा Q/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा के Q का स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा R का स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया। अब भैया ये जो 4 से 4 है ये हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा के Q का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। तो और ए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे फोर्स बाई बी ऑन सी, देख लेते हैं। इज इक्वल टू के, सी पर चार्ज कितना है, बी पर चार्ज कितना है, बी पर चार्ज तो Q ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q, और उस पर चार्ज कितना है Q/2,
और अपॉन r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया k q और k q/, ठीक है, q यहाँ पे भी q स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर और अपॉन में 2, यहाँ पे अपॉन में 2 और यहाँ पे हो जाएगा भैया r स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया 4, ठीक। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ हो गया 2k q का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया r स्क्वायर। तो यानी कि C पर A की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ये रहा और C पर B की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये रहा। अब हमें क्या पता करना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना है। तो भैया जगह नहीं बची है तो यहाँ पे हम लोग इसको समझने का काम करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, अब भैया देखो C पर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो उसको क्या करेगी, हाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 2k q का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भैया k q का स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा k q का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भैया 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो यानी जो नेट फोर्स निकल कर आया, जो नेट फोर्स निकल कर आया वो कितना आया, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो भैया ये क्वेश्चन था यहाँ पे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा बड्डा है, बड्डा। चलिए देखते हैं यहाँ पे भैया कह रहा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर। तो भैया यहाँ पे दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये हो गया और दूसरा स्फीयर ये हो गया, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया, इसका नाम A है और इसका नाम B है। कह रहे हैं कि हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। कह रहे हैं कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5। अब भैया इनके ऊपर जो चार्ज है वो है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम एंड इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। और कह रहे हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो कितनी होगी। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भैया फोर्स बिटवीन A एंड B निकालना है, तो भैया K × Q1 Q2। तो अब डायरेक्ट चलो Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, इन दोनों की वैल्यू वही है 6.5 × भैया 6.5 और इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा। नीचे मीटर में चेंज करोगे तो 0.5 × 0.5 और बस 0.5 × 0.5। अब भैया पॉइंट से पॉइंट कट गए हो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 का कटा 13 और यहाँ 5 से काटे तो भैया आ गया 13। ओके, सो दिस इज द केस, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए, 13×5 = 65 और 13 होता है 169 और इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करा जाएगा भैया, जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 × 81 सुना था और 9 6 × 54 62 हो जाता है और 9 × 15 1500 कितना आ गया भैया, 1521 आ गया। ओके, 1521। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 1521 इंटू 10⁻9 और 10⁻⁻14 हो जाएगा 10⁻5। अब अगर हमें डेसिमल पुट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻, आई थिंक हो जाएगा -2। ठीक, तो ये इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है किसके किसके बीच में, इतना फोर्स लग रहा है भैया A और B के बीच में। ठीक, दिस इज द फोर्स। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द रेडियाई ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि रेडियस जो है वो एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत कम है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्फीयर। Also compare this force with their mutual gravitational attraction if each weight is 0.5 kg। भैया अगर इसका मास 0.5 kg है, देखो अब कुछ नया दे दिया गया, 0.5 kg है और इसका भी अगर मास हमें 0.5 kg दिया है तो इन दोनों के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता करो। तो चलिए पता करते हैं।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पता करते हैं बिटवीन ए बी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पता करते हैं, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ठीक है चलो पता करते हैं। तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर डी स्क्वायर लिख सकते हो। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास 1, दोनों का मास सेम है तो 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा, और अपॉन में आर स्क्वायर यानी उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5। अब भैया देखो क्लियरली दिख रहा है, ये सब कट जाएगा। तो यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन ए एंड बी दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन। तो ये आ गई कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर तुम यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो ये आ चुकी है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक, चलो सॉल्व हो गया। अब ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया दैट वाज ए पार्ट, ये सब भैया ए पार्ट था। अब हम लोग बढ़ते हैं किस तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं बी की तरफ, बी की तरफ। चलिए अब यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, if each sphere is charged double the above amount and the distance between is half, यानी कि जो चार्ज था वो डबल कर दिया गया। तो भैया जो चार्ज है वो डबल कर दिया गया, यानी कि ए के पास अगर पहले क्यू चार्ज था तो अब इसके पास कितना चार्ज है, 2q चार्ज है, और बी के पास अगर पहले क्यू चार्ज था तो अब इसके पास भी कितना चार्ज है, 2q चार्ज है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो अगर वो पहले r थी तो अब इनकी डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दी गई, यानी कि अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, अब इनके बीच की डिस्टेंस हो गई भैया r/2। तो अब क्या कह रहे हैं कि अब इनके बीच में जो नया फोर्स होगा, तो भैया चलो अब पता करते हैं, एफ डैश पता कर लेते हैं, और ए और बी के बीच में तो वही होता है के, Q1 की जहाँ पे हम लोग रखेंगे 2Q और उसकी जहाँ पे रखेंगे 2Q, तो यहाँ भैया 2 2 जा 4, 4Q का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 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 हम लोग यहाँ पे करेंगे भैया r/2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा r स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा भैया 4, r स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा भैया 4 4 जा 16 के Q का स्क्वायर अपॉन के Q का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा भैया r का स्क्वायर। और ये क्या है, तो ये है भैया 16 के Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू यही है, के Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है। तो 16 इंटू हो जाएगा 1.5, 16 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 का 8 और 16 का 24 यानी 24, और पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगा दिए, इनटू हो गया भैया 10 टू द पावर -2 और 2.4, तो यहाँ पे फाइनली अगर हम आंसर लिखें तो आ गया भैया 2.4 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -1 यू कैन से ओके। तो ये क्या है, ये आ गया भैया आपका नया फोर्स, ये आ गया आपका नया पर 2.54 यानी कि एफ डैश ए बी जो आ गया वो आ गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन, ये आ गया भैया आपका नया फोर्स। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, अच्छा बी वाले में ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या है, कह रहे हैं कि 2 स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, हैं 2 स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अच्छा अभी तक ये एयर में थे, हवा में थे क्या हवा में थे, वैक्यूम में थे, ठीक है। तो आप क्या कह रहा है कि अब अगर इन दोनों स्फीयर को हम लोग पानी में डाल दें तो क्या होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दे रखी है 80। तो आपको पता है कि फोर्स जो वाटर, भाई देखो अब वाटर में चले गए तो वाटर में अगर दोनों स्फीयर हैं तो उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो बराबर हो जाएगी फोर्स जब एयर, फोर्स लग रही थी जब एयर में अपॉन के, ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप जानते ही होंगे। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो जब वाटर में था तो कितनी फोर्स है वो हमें फाइंड करना है, तो भैया करते हैं फाइंड, इज इक्वल टू जब वो लोग एयर में थे तो इतनी फोर्स लग रही थी 1.5 इंटू वगैरह वगैरह, तो भैया यहाँ पे हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और अपॉन के की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू कितनी है 80 है, तो भैया यहाँ पे हो गया 80। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें
तो कैसे सॉल्व किया जाए? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/80 और इनटू लिख सकते हैं 10 की पावर -3। यस 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 10 की पावर -3। अब इससे इसको काट दो, तो आ जाएगा 0.8 1 जा 80, 80 कम 80 70 बचा। तो पॉइंट लगा तो 8 8 जा 64। कितना बचा भैया? 6, 8 7 56 और 5 ये आ जाएगा भैया। इनटू कितना आ गया? 10 टू द पावर -3। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए तो आ जाएगा 1.875 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, 10 टू द पावर -4। तो ये आ जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। जब दो चार्जेस को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? वो वाटर में रखेंगे, मीडियम में, किसी मीडियम में रखेंगे तो इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। तो ये आएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ढेर सारे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।